अंग्रेजों के टाइम में देश की राजधानी कहे जाने वाला पश्चिम बंगाल कोलकाता आज के टाइम में डाइंग कर रहा है। जी हाँ गाइस, इतिहास में कोलकाता इतना आगे था कि अंग्रेजों ने कोलकाता को ही भारत का राजधानी बनाया था। ये रीजन भारत का सबसे रिचेस्ट एरिया कहलाता था। आज़ादी के बाद भी 1960 की डाटा के अकॉर्डिंग भारत के टोटल जीडीपी में पश्चिम बंगाल का जो कंट्रीब्यूशन था वो अकेले 10.5% था, जो कि अभी गिर करके 6% भी नहीं रह गया है। तो ये जो डाटा है ये बता रही है कि वेस्ट बंगाल डाइंग कर रहा है। In 1960-61, the state contributed 10.5% to India's GDP. Fast forward to today, and that figure has dwindled to just 5.6%. ये डाटा क्या बोल रहा है? क्या वेस्ट बंगाल की इकोनॉमी ग्रो कर रही है या डाउन जा रही है? नाउ आज के इस वीडियो में हम लोग इस चीज़ को जानने का प्रयास करेंगे कि कोलकाता वेस्ट बंगाल क्यों डाइंग कर रहा है। जीडीपी के मामले में, हर चीज़ के मामले में, बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के मामले में भी हम कोलकाता का नाम नहीं सुन रहे हैं। आखिर कोलकाता की क्या ऐसी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से कोलकाता डाइंग कर रहा है? वेस्ट बंगाल को क्या करना चाहिए कि वो फिर से भारत के जीडीपी कंट्रीब्यूशन में एक बड़ा योगदान दे सके? नमस्कार एंड वेलकम टू ऑल इंडिया प्रोजेक्ट। मैं हूं विकास। 2021 में एक डाटा जारी किया गया कि भारत में टोटल करीब 4 लाख से ज़्यादा भिखारी हैं। उसमें से 18,000 से ज़्यादा भिखारी सिर्फ वेस्ट बंगाल के हैं। यानी कि आप कह सकते हो कि कोलकाता एक लार्जेस्ट पुअरेस्ट स्टेट भी बनते जा रहा है। कोलकाता में भिखारियों की संख्या बढ़ रही है। इसका एक रीज़न इनलीगल इमिग्रेंट्स भी हो सकते हैं, क्योंकि बांग्लादेश से म्यांमार में जब वार हो रहा था वहाँ से काफ़ी भारी मात्रा में गरीब लोग बॉर्डर पास करके भारत में आए हैं। एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 2023-24 में वेस्ट बंगाल की जो पर कैपिटा इनकम है वो 1,71,000 रुपीज़ है। बेसिकली अपने लोग वेस्ट बंगाल का कंपैरिजन तमिलनाडु, कर्नाटका और केरला से करते हैं, क्योंकि ये सब भी वो राज्य हैं जिनके पास आज़ादी के बाद अच्छे खासे अपॉर्चुनिटी थे और इन्होंने इसका यूटिलाइज किया। कोलकाता के पास भी अपॉर्चुनिटी थे, लेकिन कोलकाता मिस कर गया। कहाँ पर और क्यों? आज के टाइम में हो सकता है वेस्ट बंगाल बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है, बट वेस्ट बंगाल को जिस तरह से परफॉर्मेंस करना चाहिए था वैसे नहीं कर रहा है। जिस तरह से आज भारत के कुछ इंपॉर्टेंट शहर हैं जैसे कि तमिलनाडु, तेलंगाना, केरला, कर्नाटक, मुंबई, इस तरह से वेस्ट बंगाल को ग्रो करना था, जहाँ पर वो मार खा गया। एक रीजन ये भी है कि वेस्ट बंगाल में लैक ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन है। वेस्ट बंगाल में जिस तरह से इंडस्ट्रियलाइजेशन होना चाहिए था उस तरह से नहीं हो पाया। आज़ादी के बाद यहाँ जो भी गवर्नमेंट हुई उन्होंने इंडस्ट्रियलाइजेशन को पोस्टपोन किया, उतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया इस पर। कैसे पश्चिम बंगाल कितना ग्रो कर रहा है इसको तो हम लोग पश्चिम बंगाल के टॉप 10 वाले वीडियो में समझेंगे। लेकिन हाल ही में इकोनॉमिस्ट टाइम्स की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग कॉरपोरेट मामले के केंद्रीय राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा ने हाल ही में संसद में सूचित किया कि 2019 से लेकर के 2024 के बीच में 39 सूचीबद्ध फर्मों सहित करीब 2,227 कंपनियों ने अपना पंजीकृत कार्यालय को पश्चिम बंगाल से स्थानांतरित कर लिया। कैन यू इमेजिन गाइस, 2000 से अधिक कंपनियों ने अपना कार्यालय पश्चिम बंगाल से दूसरे जगह पर शिफ्ट कर लिया। ये बुरी नहीं, बहुत बुरी बात है वेस्ट बंगाल के लिए कि 2000 कंपनियां चली गई करीब 5 साल के अंदर। बट वाई? यह एक प्रवृत्ति है जो राज्य के कारोबारी माहौल के बारे में चिंता पैदा करती है। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के एक कार्यपत्र के अकॉर्डिंग इस अवधि के दौरान इसमें लगातार गिरावट देखी गई है। उद्योग चैम्बर के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि यह नीति निर्माताओं के लिए एक चेतावनी है जो राज्य में प्रशासनिक सहजता, परिचालन दक्षता और लागत संरचनाओं को बढ़ाने के लिए सुधारों की तत्काल आवश्यकता पर बल देता है। यदि बंगाल इन मुद्दों को हल करने के लिए तेजी से कार्य नहीं करता तो ये गुजरात और कर्नाटक जैसे अन्य राज्यों में जाने वाले अधिक व्यवसायों को खोने का जोखिम उठा सकता है। जो भी इंडस्ट्री यहाँ पर बची हुई है वो सब अलग अलग राज्यों में जाना चाहते हैं। केयर एज रेटिंग्स की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग वित्तीय वर्ष 2025 की पहली छमाही में राजस्व और पूंजीगत व्यय के बीच बढ़ते असंतुलन को उजागर किया गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि राजस्व व्यय में साल दर साल 13.5% की वृद्धि देखी गई है, जबकि पूंजीगत व्यय में केवल 7.7% की वृद्धि हुई है, जो बजट लक्ष्यों से कम है। कोलकाता का जो ताजपुर डीप सी प्रोजेक्ट था वो एक बहुप्रचारित इंफ्रा प्रोजेक्ट था, वो भी आगे बढ़ने में विफल हो गया। न तो नई बोलियों के लिए फिर से निविदाएं जारी हो रही है, न ही पिछले बोलीदाता अडानी समूह को आगे बढ़ने की अनुमति दी जा रही है। आने वाले वर्ष में पश्चिम बंगाल को बांग्लादेश में तेजी से बदलते राजनीतिक हालात सहित कई मामलों में गंभीर चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, और वो कर भी रहा है। बांग्लादेश में जो भी हो रहा है उसके वजह से अभी कई सारे इंडस्ट्री वाले कोलकाता में जाना नहीं चाह रहे हैं। देखिए गाइस, कोई भी कंपनी का मालिक हो वो नहीं चाहता है कि फ्यूचर में उनके कंपनी में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आए, इसलिए वो बहुत ही सोच समझ के किसी भी राज्य को चुनते हैं अपने मेन काम के लिए, अपने मेन ऑफिस के लिए। ना आप सबके मन में एक सवाल आ रहा होगा, आखिर ऐसा हो क्यों रहा है?
तो गाइस आप में से कई सारे लोग इसका आंसर जानते हैं काफ़ी हद तक। आम पब्लिक को छोड़ करके अगर रिपोर्ट को भी देखें तो रिपोर्ट के अकॉर्डिंग वेस्ट बंगाल में 1977 के बाद जो लेफ्ट फ्रंट गवर्नमेंट आई उन्होंने 34 साल राज किया और इन 34 सालों में गवर्नमेंट ने इस तरह की पॉलिटिक्स खेली जिसकी वजह से यहाँ पर इंडस्ट्री वगैरह आना काफ़ी हद तक बंद होने लगा। वर्कर राइट्स और ट्रेड यूनियनिज्म में काफ़ी ज़्यादा फोकस किया गया। मतलब सरकार ने अपने राज्य के वर्कर को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया और उनके राइट्स पर इतना ज़्यादा मांग कर दिया कि ये होना चाहिए वो होना चाहिए कि कंपनियां डर के माने वहाँ जाने ही नहीं लगी कि हम कोई और राज्य चले जाते हैं, यहाँ पर जाएंगे घाटे में रहेंगे। तो अगर आपको अपने राज्य को आगे बढ़ाना है तो आपको कंपनी को उतना भी प्रेशर नहीं देना है कि वो आए नहीं। कोई भी बिजनेसमैन आपके राज्य में आ रहा है तो जाहिर सी बात है कि वो पैसा कमाने आया है, तो आपको तालमेल लेकर के चलना पड़ेगा। मतलब इन दिनों कोलकाता में आंदोलन काफी ज्यादा होने लगा। वर्कर काम करने के बजाय दिन रात हड़ताल करने लगे। अब हर छोटे मोटे बात पर वर्कर अगर हड़ताल करेंगे तो कौन सी कंपनी आगे बढ़ेगी? कंपनी जब आगे ही नहीं बढ़ेगी तो कंपनी वहाँ करेगी क्या? और चूंकि 34 साल तक एक ही सरकार थी, उन्होंने जिस तरह से चलाया, उनके शासन में कोलकाता की जो इकोनॉमी है वो धीरे धीरे डाउन हुई। लोगों को तो फायदा दिखा कि हाँ सरकार मेरे लिए काम कर रही है, लेकिन वेस्ट बंगाल की जो इकोनॉमी थी वो गड़बड़ाती गई। सरकार में और लोगों में काफी ज्यादा यूनियन हो गया। इसका प्राइवेट इन्वेस्टर पर काफी ज्यादा गहरा प्रभाव पड़ा, वो यहाँ आने से डरने लगे। इसके बाद जब ममता बनर्जी की सरकार आई वेस्ट बंगाल में तो लोगों ने सोचा कि ये सारी चीजें अब खत्म होगी और काम आगे बढ़ेगा, लेकिन यहाँ भी वही हाल है। अडानी को परमिशन नहीं मिल रहा है, मुकेश अंबानी आने का प्रयास कर रहे हैं, आ नहीं पा रहे हैं, और भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो कि वेस्ट बंगाल में आने से डर रही है। वेस्ट बंगाल के डूबने का पीछे का मेन रीजन इंडस्ट्री के अगेंस्ट प्रोटेस्ट है। मतलब कुछ सरकार ऐसी है कि जो लोगों के फ्यूचर के बारे में नहीं सोचती है, बस लोगों को टेम्प्रोरी खुश रखना चाहती है कि हम तुम्हारे साथ हैं, चलो इस वाली इंडस्ट्री को फाड़ डालो, ठीक है फाड़ डालो। इस तरह करके कंपनियां वहां से जाने लगी। आप जनता का साथ दे रहे हो, लेकिन बड़े बड़े कंपनी का भी आपका साथ देना पड़ेगा। आपको तालमेल बना करके रखना पड़ेगा, वरना जनता क्या चाहेगी? सब कुछ हमें फ्री में मिल जाए। भारत का कोई भी नागरिक, सरकार अगर फ्री में उसको कुछ दे तो वो आसानी से ले लेगा, लेकिन सरकार को होना चाहिए ना कि क्या मुझे फ्री में देना है। अगर मैं फ्री में देना स्टार्ट कर दूं तो मेरा राज्य कितना दिन तक आगे बढ़ेगा? 40 साल में इकोनॉमिक ग्रोथ आधा हो गया है, 10.5% का योगदान 5.5% पर आ गया है। अब ऐसा नहीं है कि वेस्ट बंगाल ग्रो नहीं कर रहा है, ग्रो आप कर रहे हो, लेकिन जो ग्रोथ आपका 10% था वो बढ़ करके 20% होना था, लेकिन आप उल्टा 5% में आ गए। ये चीज बता रहा है कि कोलकाता डिक्लाइन कर रहा है। अगर आप ममता बनर्जी का इतिहास देखें तो वो प्रोटेस्ट करके ही कोलकाता में आगे बढ़ी है। अभी रेप वाला जो केस हुआ था उसमें भी ममता बनर्जी लोगों के प्रोटेस्ट में शामिल हो गई। जहाँ पर इंडस्ट्री बनना था वहाँ पर किसान जमीन देना नहीं चाहते थे, तो ममता बनर्जी किसानों के प्रोटेस्ट में चले गई, हाँ हम जमीन नहीं देंगे। मतलब ममता बनर्जी लोगों को तो खुश कर रही है, इसका असर ये हो रहा है कि लोग वोट दे रहे हैं, लेकिन जो ग्रोथ होना है ना वो नहीं हो पा रहा है। सिंपल सी कहानी यही है। एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग टाटा वेस्ट बंगाल में एक प्लांट को बैठाना चाहती थी, लेकिन ममता बनर्जी को वोट पाना था, उन्होंने 26 दिन का हड़ताल कर दिया, भूख हड़ताल, 26 दिन तक भूख हड़ताल। तो लोग तो पूरा पसंद करने लगे ममता बनर्जी को, और टाटा नैनो का जो इंडस्ट्री स्टेब्लिश होना था वेस्ट बंगाल में उनको लौट करके जाना पड़ा। इस तरह के कई सारे एग्जाम्पल हैं जहां सरकार आम पब्लिक को सपोर्ट करती है, उनके प्रोटेस्ट में साथ देती है, आम पब्लिक खुश हो जाते हैं और आम पब्लिक उस गवर्नमेंट को वोट देते हैं, और जो इन्वेस्टमेंट आना होता है वेस्ट बंगाल में वो आ नहीं पाता है। 2007 में इंडोनेशिया का एक सलीम ग्रुप 10,000 एकड़ के एरिया में नंदीग्राम में एक इंडस्ट्री को बनाना चाहता था। यहाँ पर भी ममता बनर्जी आई और लोगों के साथ खड़ी हो गई। जो भी लोग प्रोटेस्ट करते हैं ममता बनर्जी उनके साथ जाकर के खड़ी हो जाती है। अगर देश इस तरह से आगे बढ़ता तब तो इतना बड़ा किसान आंदोलन हो रहा था, सरकार जाकर के किसान के साथ खड़ा हो जाती। ठीक है नहीं होने देंगे, सारे किसान का वोट सरकार को। ऐसा थोड़ी होता है, फ्यूचर को देख करके काम करना पड़ता है, क्या सही है क्या गलत है। इंडस्ट्रियाँ आएगी तो लोगों को रोजगार मिलेगा, लोगों का पर कैपिटा इनकम और बढ़ेगा। तो इस तरह के जो एंटी इंडस्ट्रियलिस्ट मूवमेंट हुए हैं, इसी की वजह से कोलकाता की इकोनॉमी गड़बड़ाई है। कोलकाता का जो इंडस्ट्रियलाइजेशन होना था वो नहीं हो पाया है। ममता बनर्जी के कार्यकाल में वेस्ट बंगाल इंडस्ट्रियलाइजेशन के मामले में काफी पीछे रहा है। ये रीजन है कि यहाँ पर जॉब का लॉस भी हुआ है, लेकिन गाइस इसके अलावा भी वेस्ट बंगाल काफी आगे है। इन चीजों पर हम लोग बात करेंगे अगले वीडियो में कि कोलकाता क्या प्रयास कर रहा है आगे बढ़ने के लिए, कोलकाता में क्या अच्छी चीजें हो रही है, उनको हम लोग अगले वीडियो में समझेंगे। कोई भी राज्य हो उसका एडवांटेज डिसएडवांटेज दोनों होता है। सरकार चाहे कोई भी हो वो अपने राज्य का बुरा नहीं चाहती है, लेकिन काफी हद तक पॉलिटिक्स में ये देखा गया है कि सरकार अपने वोट बैंक को बचाने का प्रयास जरूर करती है। अगर सरकार का टारगेट है कि मेरे को अगली बार सरकार बनाना है तो वो उसके अकॉर्डिंग काम करेगी, और अगर सरकार का टारगेट है कि मेरे को राज को आगे लेकर के जाना है, मेरा कुर्सी जाए ना जाए अलग मैटर है भैया, 5 साल बाद अगर इस काम से मेरे राज को फायदा होगा तो हम इस पर फोकस करेंगे। बाकी अगर आप कोलकाता के टॉप 10 प्रोजेक्ट के बारे में जानना चाहते हैं, कोलकाता के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के बारे में जानना चाहते हैं कि कोलकाता में आखिर चल क्या रहा है, कौन कौन से नए प्रोजेक्ट पर काम चल रहे हैं, तो आप हमें कमेंट करना, मैं उस पर भी एक अपडेटेड वीडियो लाऊंगा। ये वीडियो काफी लॉन्ग हो चुका है, इस वीडियो में इतना ही। बाकी मिलेंगे अपने लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।